हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि थर्मोडायनामिक्स का यहाँ पर कंप्लीट कोर्स चल रहा है। ओके, बेसिक से एडवांस लेवल तक यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। और हर एक चैप्टर के एंड में मैं आपको प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस एंड आईईएस क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ। ठीक है। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एसएफई के बारे में बात किया था। स्टीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया था। ओके। अब यहाँ पर हम लोग आज के इस सेशन में एप्लीकेशन देखेंगे। स्टीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस का क्या क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम या आईईएस एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है कुछ एग्जाम में। ओके, बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछा गया हुआ है। हम लोग एंड में न्यूमेरिकल भी करेंगे। जब फर्स्ट लॉ आपका एंड हो जाएगा फिर हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। दैट मींस एप्लीकेशन ऑफ एसएफईई। आप एसएफईई का एप्लीकेशन देखेंगे कहाँ कहाँ पर एसएफईई का हम लोग यूज करेंगे। स्टेडी फ्लो डिवाइस का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया था पिछले सेशन में। ठीक है, आपको याद होगा। ठीक है, जो स्टूडेंट प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं वो प्लीज प्रीवियस सेशन देख लीजिए, तो फिर यहाँ पर आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है माय डियर, वो है आपका नोजल एंड डिफ्यूजर। नोजल एंड डिफ्यूजर। नोजल एंड डिफ्यूजर स्टेडी फ्लो एनर्जी का एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप एसएफई का यूज करेंगे। दैट मीन्स नोजल एंड डिफ्यूजर एक स्टेडी फ्लो डिवाइस है। इसका मतलब ये हुआ कि नोजल एंड डिफ्यूजर में जितना मास इंटर करेगा उतना ही मास लीव कर जाएगा, एंड जितना एनर्जी इंटर करेगा उतना ही एनर्जी लीव करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नोजल एंड डिफ्यूजर में कोई भी मास या एनर्जी एक्यूमुलेट नहीं कर रहा है, जमा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए इसे स्टेडी फ्लो डिवाइस कहा गया है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि नोजल में होता क्या है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा नोजल के बारे में बात कर लेते हैं। नोजल किस टाइप का डिवाइस है, इसका फंक्शन क्या है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग नोजल का यूज करते हैं टू इंक्रीज वेलोसिटी, वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज होगा एंड वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। प्रेशर एनर्जी डिक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज करता है। दैट मीन्स यहाँ पर प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए नोजल को हम लोग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस कहते हैं। दो तरह का डिवाइस होता है, एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस और एक एनर्जी ट्रांसफर डिवाइस। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस में नोजल एंड डिफ्यूजर आता है, और एनर्जी ट्रांसफर डिवाइस में टरबाइन एंड कंप्रेसर आएगा। वहां पर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। नोजल एंड डिफ्यूजर में एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगा, अपना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है माय डियर कि नोजल के केस में क्या होगा। मैं पहले आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। इट इज ए डिवाइस, it is a device which is used to increase velocity
एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी। का मतलब ये हुआ कि प्रेशर एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज करता है। दैट मीन्स नोजल के केस में प्रेशर एनर्जी डिक्रीज करेगा एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि नोजल एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस है। आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो नोजल इज ए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिफ्यूजर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए डिफ्यूजर। देखिए माय डियर, आपने नोजल के केस में देखा कि प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। डिफ्यूजर के केस में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा और प्रेशर एनर्जी बढ़ेगा। नोजल का जस्ट उल्टा। ठीक है, नोजल में जो चीज आप देख रहे हैं, जिस तरह का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, उसका जस्ट रिवर्स यहाँ पर होता है। दैट मीन्स यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, मतलब वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज करेगा और प्रेशर एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो इसका डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे डिफ्यूजर के बारे में? इट इज ए डिवाइस which is used which is used to increase pressure energy, to increase pressure energy at the expense of kinetic energy. Okay, that means डिफ्यूजर के केस में माय डियर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा एंड प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी डिफ्यूजर भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, इसका साफ मतलब क्या है कि वेलोसिटी वहां पर डिक्रीज होगा। तो एक चीज ध्यान में रखना है कि डिफ्यूजर के केस में माय डियर वेलोसिटी ये डिक्रीज करता है। ओके, एंड नोजल के केस में माय डियर क्या होगा, नोजल के केस में वेलोसिटी इंक्रीज करता है। आज समझ में आ रहा है? इन सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें थी नोजल एंड डिफ्यूजर के बारे में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर देखिए, आप मैं आपको नोजल के केस में दिखा दे रहा हूँ, सेम डिफ्यूजर के केस में भी हो जाएगा। तो आइए, तो सबसे पहले नोजल का फिगर ड्रॉ करते हैं। ओके, ये आपका नोजल है एंड दिस इज योर डेटम लाइन। ये आपका डेटम लाइन, और इस नोजल को इंसुलेट कर दिया गया है। दिस सेक्शन इज 1, दिस सेक्शन इज 2। वन सेक्शन जो है ये आपका इनलेट है एंड 2 सेक्शन आउटलेट है। ठीक है, एंड 2 सेक्शन क्या है, आपका आउटलेट है। अब यहाँ पर देखिए,
वन सेक्शन का जो पोटेंशियल हेड है वो आपका Z1 है, या आप इसे हाइट भी बोल सकते हैं, और टू सेक्शन का पोटेंशियल हेड जो है वो Z2 है। ओके, फिर देखिए माय डियर, जो भी फ्लूइड इस वन सेक्शन पर इंटर कर रहा है का एंथैल्पी कुछ होगा, आप उसे H1 से डिनोट कीजिए। उस फ्लूइड का कुछ वेलोसिटी होगा, हम लोग C1 से डिनोट करेंगे। ओके, उसी तरह करस्पॉन्डिंगली सेक्शन 2 पर एंथैल्पी H2 होगा, वेलोसिटी C2 होगा। बात समझ में आ रहा है? दिस इज योर नोजल, और इस नोजल को इंसुलेट कर दिया गया है। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। आप अप्लाई कर दीजिए, अप्लाइंग SFE, नोजल स्टेडी फ्लो डिवाइस है। दैट मीन्स यहाँ पर जो भी फ्लूइड इंटर कर रहा होगा वो सभी बाहर निकल रहा होगा, कुछ भी फ्लूइड यहाँ पर जमा नहीं हो रहा होगा, कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जमा नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ये सभी चीज हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पर देखिए, जब आप SFE अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स वन पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2। तो वन पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितना होगा, आपने फॉर्मूला देखा था माय डियर, तो लिखिए H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z1G प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z2Z प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम। ये आपका स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, आपको याद होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट बात, नोजल इंसुलेट है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर हीट ट्रांसफर तो नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पर Q का वैल्यू क्या हो जाएगा माय डियर, Q का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब आइए वर्क, वर्क ट्रांसफर यहाँ पर क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड, नोजल एंड डिफ्यूजर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस है। यहाँ पर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको वर्क ट्रांसफर नहीं मिलेगा। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस है ये, यहाँ पर आपको वर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, नोजल एंड डिफ्यूजर का काम क्या है, तो बस वेलोसिटी चेंज करना, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना। ठीक है, ये काम है इसका। नोजल का काम है कि वेलोसिटी को बढ़ा देना, डिफ्यूजर का काम क्या है, वेलोसिटी को घटा देना। तो नोजल में यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो C2 वेलोसिटी होगा वो ग्रेटर देन C1 होगा। ओके, तो यहाँ पर वर्क ट्रांसफर 0 होगा। तो ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूं, इन नोजल एंड डिफ्यूजर, इन नोजल एंड डिफ्यूजर there is no work transfer, there is no work transfer। ठीक है, तो इस तरह आप ध्यान में रख सकते हैं, या इस तरह भी ध्यान में रख सकते हैं कि क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि नोजल नोजल में वर्क ट्रांसफर मिल रहा है या वो कंज्यूम कर रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो वर्क ट्रांसफर 0 होता है। अब यहां से देखिए, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं माय डियर, Z1 और Z2, Z1 और Z2 दोनों सेम है, पोटेंशियल हेड यहाँ पर दोनों क्या है, सेम है। तो Z1G एंड Z2Z कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया। तो आपका रिमेनिंग टर्म्स क्या बच रहा है, देखिए H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2। तो माय डियर फ्रेंड, ये आपका इक्वेशन आ गया नोजल के केस में, नोजल के केस में ये आपका इक्वेशन आ गया। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए, एक चीज याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि इंथैल्पी, इंथैल्पी अगर जूल पर केजी में है, क्योंकि ये स्पेसिफिक इंथैल्पी है ना, अगर ये जूल पर केजी में दिया हुआ है, ठीक है, और वेलोसिटी यानी 1 स्क्वायर बाई 2 का जो टर्म है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और वो किसके बराबर होता है, जूल पर केजी के बराबर होता है। ठीक है, अब तो फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो फिर आपको यहाँ पर चेंज नहीं करना है। तो इस इक्वेशन का यूज आप कहाँ पर करेंगे, इफ H is in joule per kg,
अगर H जूल पर केजी में है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर H स्मॉल h किलो जूल पर केजी में है तो आप जानते हैं कि आपको यहाँ पर यूनिट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ से देखिए, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 है, इसमें आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ जाए, इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000। तो फिर आप ये इक्वेशन यूज करेंगे नोजल के केस में। कब? तो जब H, इफ H इज इन किलो जूल पर केजी। बात समझ में आ रहा है आपको? ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सभी का? अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि नोजल इंसुलेट किया गया है। ठीक है, नोजल इंसुलेट किया गया है माय डियर, तो हीट ट्रांसफर तो जीरो होगा। बट किसी किसी क्वेश्चन में आपको हीट ट्रांसफर दिया हुआ रहेगा, तो आप वहां पर आंख बंद करके इस दोनों इक्वेशन को यूज मत कर लीजिएगा, क्योंकि इन ये दोनों इक्वेशन आपको कब मिला है, जब आपने इसको इंसुलेट किया, वर्क सॉरी हीट ट्रांसफर जीरो है, तब आपका ये इक्वेशन मिल रहा है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में माय डियर हीट ट्रांसफर आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो वहां पर आप इसको जीरो नहीं करेंगे, तो आपको ये वाला इक्वेशन डायरेक्ट यूज करना है, डायरेक्ट ये इक्वेशन यूज करना है। और फिर वहां पर जो गिवन रहेगा आप उसको वैल्यू पुट कीजिए। आप आंख बंद करके ये इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो क्वेश्चन में तो आपको C1 दिया रहेगा, C2 गिवन रहेगा, तो आप, और अगर इंसुलेट किया गया है नोजल, तो आप इस दोनों इक्वेशन में से जो भी वहां पर सुटेबल होगा यूनिट देखकर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है माय डियर, वन सेक्शन पर जो वेलोसिटी है वो टू सेक्शन के वेलोसिटी से काफी कम होता है। यानी वन पॉइंट पर फ्लूइड का वेलोसिटी एज कंपेयर टू सेकेंड पॉइंट काफी कम होता है। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, C1 को नेग्लेक्ट कर देंगे। तब आपका इक्वेशन क्या मिलेगा देखिए, तो यानी C1 स्क्वायर बाय 2 या C1 स्क्वायर बाय 2000 जो टर्म देख रहे हैं वो टर्म अब हट जाएगा। कब? जब C1 काफी कम हो, C1 का मैग्नीट्यूड काफी कम हो एज कंपेयर टू C2, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं उसको भी। अगर दोनों वैल्यू फाइनाइट है, नेग्लिजिबल नहीं है, तब तो आप इस दोनों इक्वेशन में से कोई भी यूज कर सकते हैं, और अगर नोजल इंसुलेटेड है तब। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि वेलोसिटी वन सेक्शन पर काफी कम है एज कंपेयर टू सेकेंड पॉइंट, तो आप C1 को नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, आइए देखिए, इफ C2 is very much greater than C1, that means C1 may be neglected. C1 may be neglected. ओके, क्योंकि नोजल का काम क्या है, वेलोसिटी को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, तो C2 तो इंक्रीज कर जाएगा। अगर वो ज्यादा इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू C1, तो C1 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आपका इक्वेशन क्या मिलेगा माय डियर, वो देख लीजिए। तो H1 बराबर H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2, यही आपका इक्वेशन हो जाएगा। और इस इक्वेशन का यूज कहाँ पर करेंगे, तो जब स्मॉल h जूल पर केजी में होगा। यूनिट का ध्यान रखना है आपको, इफ h इज इन जूल पर केजी। ठीक है, और यदि h किलो जूल पर केजी में होगा तब आप क्या यूज करेंगे, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2000। ओके, इफ h इज इन किलो जूल पर। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, नोजल को इंसुलेट किया था। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में, हर एक न्यूमेरिकल में आपको हीट ट्रांसफर जीरो दिया रहे, इंसुलेट किया गया रहे। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा बोल दिया गया कि नोजल से हीट ट्रांसफर कुछ अमाउंट हो रहा है,
वो वैल्यू दिया हुआ है, तब तो आपको कंसीडर करना होगा ना। तो आप वहां पर इस क्यू को जीरो नहीं मान सकते हैं, तो आप एस एफ ई का जो मेन इक्वेशन है उसको यूज कीजिए, और जो चीज वहां पर जीरो है, ठीक है, उसको हम लोग जीरो करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में हीट ट्रांसफर के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो फिर जो आपका इक्वेशन, दो इक्वेशन मिल रहा है, इसी दोनों में से आप यूनिट को देखते हुए कोई भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर सिर्फ क्वेश्चन में नोजल में सिर्फ इंथैल्पी और वेलोसिटी के बारे में अगर क्वेश्चन में बात कर रहा होगा, तो आप आंख बंद करके इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी यूज कर सकते हैं जो वहां पर स्टेट कर रहा होगा यूनिट को देखकर। ओके, चलिए। और सेम यही चीज आपका किसके लिए होगा? डिफ्यूजर के लिए। सेम यही चीज किसके लिए होगा माय डियर? डिफ्यूजर के लिए। तो डिफ्यूजर को फिर यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिफ्यूजर के केस में भी आप सेम एस एफ ई यूज करेंगे, वहां भी इंसुलेट रहेगा तो हीट ट्रांसफर जीरो, वर्क ट्रांसफर तो जीरो है ही। Z1G Z2G ये दोनों भी कैंसल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स सेम इक्वेशन आपको मिलेगा डिफ्यूजर के केस में। ओके, चलिए। अब यहाँ पर देखिए, आप इस तरह भी यहाँ पर एक चीज और समझ सकते हैं, तो प्लीज आप ध्यान देंगे, मैं इसी इक्वेशन में आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। देखिए माय डियर, नोजल के केस में आप खुद देख लीजिए, नोजल का काम क्या है? वेलोसिटी को इंक्रीज करना। दैट मीन्स माय डियर, ये टर्म जो आप देख रहे हैं, ये टर्म इंक्रीज किया होगा, ये टर्म इंक्रीज हुआ है, एंड C1 स्क्वायर बाई टू का वैल्यू कम है, बट लेफ्ट हैंड साइड में जो दो टर्म का समेशन है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब C1 स्क्वायर बाई टू कम है, इसका मतलब है कि H1 ज्यादा होगा, वहां पर H1 का वैल्यू ज्यादा होगा, और यहाँ पर H2 का वैल्यू क्या होगा? कम होगा, तभी तो दोनों का समेशन बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि नोजल के केस में फ्लूइड के पास वन पॉइंट पे जो इंथैल्पी है H1 वो ज्यादा है, और जब वो टू पॉइंट पे बाहर निकल रहा है तो उस सेक्शन पर उसके पास इंथैल्पी क्या है? कम है। इंथैल्पी यहाँ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंथैल्पी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी बढ़ रहा है। इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस प्रेशर एनर्जी डिक्रीज कर रहा है माय डियर। आप समझ पा रहे हैं? प्रेशर एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा होगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए अब इसके आगे देखिए। अब डिफ्यूजर के केस में भी मैं आपको सेम यही चीज समझा दे रहा हूं, प्लीज आप ध्यान दें। अगर डिफ्यूजर के केस में आप बात कर रहे हैं, तो डिफ्यूजर का काम क्या है? वेलोसिटी को डिक्रीज करना, यानी वहां पर C2 लेस देन C1 होगा माय डियर। वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा डिफ्यूजर के केस में, C2 लेस देन C1। और इक्वेशन आपका क्या होगा? सेम इक्वेशन होगा, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई टू। सेम इक्वेशन। अब यहाँ पर भी आप इस चीज को समझ लीजिए, C2 C2 स्क्वायर बाई टू का वैल्यू यहाँ पर डिफ्यूजर के केस में क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज कर रहा है ना, तो ये वैल्यू क्या होगा माय डियर? कम होगा। और C1 स्क्वायर बाई टू, ये वैल्यू क्या होगा? ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है। अब आप देखिए, इस दोनों का सेशन, इस दोनों के सेशन के बराबर है, तो बराबर कब होगा? एक टर्म ज्यादा है तो दूसरा टर्म को कम होना पड़ेगा, यानी H1 को कम होना पड़ेगा, और H2 को क्या होना पड़ेगा? ज्यादा होना पड़ेगा। मतलब वन सेक्शन पर, यानी इनलेट पर इंथैल्पी का वैल्यू देखिए कम है, और आउटलेट पर, एग्जिट में इंथैल्पी यहाँ पर ज्यादा है। मतलब डिफ्यूजर के केस में माइनर इंथैल्पी इंक्रीज कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? कि प्रेशर एनर्जी वहां पर इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आया? आई होप कि आपको नोजल एंड डिफ्यूजर समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सेम यही फॉर्मूला वहां पर यूज होगा। ठीक है, वो हम देखेंगे, और फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लेंगे जहां पर हीट ट्रांसफर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जहां पर हीट ट्रांसफर गिवन रहेगा, तो उस टाइप का भी एक क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन देखने वाले हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। सेकेंड एप्लीकेशन है माय डियर टरबाइन। टरबाइन, टरबाइन भी क्या है? स्टीडी फ्लो डिवाइस है। ठीक, यानी यहाँ पर भी मास एंड एनर्जी जितना इंटर करेगा उतना ही मास और एनर्जी लीव करेगा। यानी किसी भी तरह का मास या एनर्जी सिस्टम के अंदर, दैट मीन्स कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जमा नहीं हो रहा होगा। इसीलिए हम लोग टरबाइन को भी स्टीडी फ्लो डिवाइस बोलते हैं। और जब ये स्टीडी फ्लो डिवाइस है तो वो यहाँ पर हम लोग स्टीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए, और यहाँ पर कुछ एजम्पशंस लिया गया है, कुछ एजम्पशंस लिया गया है, वो एजम्पशंस देख लेते हैं हम लोग। एजम्पशंस, और यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बस फॉर्मूला याद कर लेते हैं। जैसा अभी हम लोगों ने नोजल के केस में देखा तो फॉर्मूला आया था H1 प्लस सी वन स्क्वायर बाई टू बराबर H2 प्लस सी टू स्क्वायर बाई टू। फिर यूनिट के हिसाब से आप चेंज कर लेंगे उसको, दैट डजेंट मैटर। और फिर अगर C1 नेग्लिजिबल होगा तो आप उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट उसको याद कर लेते हैं, ठीक है। और जहाँ पर हीट ट्रांसफर भी दिया हुआ है उस टाइम भी वो वहां पर वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। माय डियर, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप याद कीजिए आपने हीट ट्रांसफर को जीरो लिया था, ठीक है, आपने वहां पर नोजल को इंसुलेट किया था, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बट जनरली हम लोग फॉर्मूला ही यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में हीट ट्रांसफर नहीं दिया हुआ रहा था। ओके, यदि क्वेश्चन में सिर्फ इंथैल्पी और वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है तो आप वहां पर आंख बंद करके उसको यूज कर लीजिए। ओके, चलिए, तो यहाँ पर भी जो एजम्पशंस लिया गया है ये हमेशा फिक्स नहीं रहेगा। यानी यहाँ पर भी जो हमें फॉर्मूला मिलेगा एसएफई को अप्लाई करने के बाद, वो हमेशा फॉर्मूला फिक्स नहीं रहेगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा तो आपको ध्यान देना है। तो पहला एजम्पशन ये लिया गया है, इंसुलेटेड, यानी टरबाइन को इंसुलेट कर दिया गया, टरबाइन को इंसुलेट कर दिया गया है। फर्स्ट एजम्पशन माय डियर फ्रेंड ये लिया गया है कि टरबाइन को इंसुलेट कर दिया गया। ओके, फिर देखिए सेकेंड एजम्पशन जो लिया गया है कि एसटीडी फ्लो डिवाइस है, ये तो हमें पता ही है, एसटीडी फ्लो डिवाइस, ये तो एसटीडी फ्लो है ही, तो एसटीडी फ्लो। थर्ड एजम्पशन जो लिया गया है माय डियर, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, नेग्लेक्ट काइनेटिक एनर्जी चेंजेस मतलब काइनेटिक एनर्जी जो चेंज कर रहा होगा उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स हम लोग ये मान के चलेंगे, ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी वहां पर चेंज नहीं कर रहा होगा। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम होगा, इनलेट पर भी और आउटलेट पर भी काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, फिर देखिए नंबर फोर्थ एजम्पशन, नेग्लेक्ट पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। तो ये चार एजम्पशंस हम लोगों ने यहाँ पर लिया है टरबाइन के केस में। ओके, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर आप टरबाइन एक ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। दिस इज योर टरबाइन, ये सेक्शन 1 है आपका, आपका इनलेट है। दिस इज सेक्शन 2, ये आपका आउटलेट है। और आप इसे डाटम लाइन लीजिए, डाटम, और यहाँ से इसका हाइट जो है इज Z2 एंड दिस हाइट इज Z1, दिस हाइट इज Z। फिर देखिए आपने एजम्पशंस क्या लिया है, आपने एजम्पशंस लिया है कि ये इंसुलेटेड है, तो आप इसको इंसुलेट कर दीजिए, आप इसको इंसुलेट कर दीजिए। ओके, एंड वन पॉइंट पे, वन सेक्शन पे इंथैल्पी
H1 है स्पेसिफिक इंथैल्पी, वेलोसिटी C1 है। सेकेंड पॉइंट पे इंथैल्पी H2, वेलोसिटी C2। और चूंकि ये टरबाइन है तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, वर्क ट्रांसफर मिलेगा, हमें वर्क मिलेगा, तो इसे आप WT से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, टरबाइन का फंक्शन आप जानते हैं कि ये हमें वर्क सप्लाई करता है, इससे हमें वर्क मिलता है। दिस इज योर टरबाइन। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर SFE अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग SFE, अप्लाइंग SFE। तो आप SFE इक्वेशन लिखिए, H1 प्लस U1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस P2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W कंट्रोल। ठीक है, ये आप जानते हैं। यहाँ पर देखिए इसको इंसुलेट किया गया है, तो इंसुलेट किया गया है दैट मीन्स Q जीरो होगा, Q जीरो होगा। ठीक है, ओके। अब आप एजम्पशंस को देखिए, एजम्पशंस में क्या कहा गया है, नेग्लेक्ट काइनेटिक एनर्जी चेंजेस। काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो है, दैट मीन्स C1 स्क्वायर बाई 2 और C2 स्क्वायर बाई 2 दोनों बराबर हो जाएगा। नेग्लेक्ट काइनेटिक एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो है, का मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम है, तो C1 स्क्वायर बाई 2 C2 स्क्वायर बाई 2 दोनों टर्म बराबर हो गया। फिर उसी तरह देखिए आपका फोर्थ एजम्पशन क्या है, नेग्लेक्ट पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है वहां पर सेम है, तो GZ1 और GZ2 कैंसल आउट हो गए। तो आपको माय डियर यहाँ पर क्या रिमेनिंग टर्म बचा हुआ है, देखिए H1 इज इक्वल टू H2 प्लस WCV, यानी कंट्रोल वॉल्यूम में जो वर्क ट्रांसफर हो रहा होगा, तो यहाँ पर वर्क ट्रांसफर हमें मिल रहा है तो प्लस में लिखेंगे WT। ओके, तो यहाँ से देखिए आपका मिल गया WT इज इक्वल टू H1 माइनस H2। ये आपका फॉर्मूला हो गया टरबाइन के केस में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें कब मिला है, इस चीज को आप सोचिए, ये फॉर्मूला हमें कब मिला है। तो पहला चीज हम लोगों ने चार एजम्पशंस लिया है। फर्स्ट, टरबाइन को इंसुलेट किया गया है, तो इसीलिए हीट ट्रांसफर जीरो हुआ। ओके, फिर आपने बोला कि सर काइनेटिक एनर्जी चेंज को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो वो दोनों कैंसल आउट हो गया। फिर पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी जीरो है, तो हमने एज्यूम किया है, तो उसको भी हम लोगों ने कैंसल आउट कर दिया, अभी तो ये इक्वेशन मिला। अब यहाँ पर देखिए, अब ध्यान देंगे आप, इसका मतलब ये हुआ माय डियर कि क्वेश्चन में C1 और C2 दोनों बराबर है, तभी तो चेंज जीरो हुआ है, तभी तो चेंज काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो हो गया, दोनों सेम होगा। ओके, GZ1 GZ2 दोनों बराबर है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि Z1 और Z2 दोनों बराबर होगा। यहाँ तो आप देख पा रहे हैं बराबर है, ठीक है, किसी क्वेश्चन में बराबर दिया होगा, ठीक है, तो कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन क्या जरूरी है कि हर एक क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी चेंज भी जीरो हो, पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी जीरो हो? नहीं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में C1 और C2 दोनों बराबर हो, जरूरी नहीं है कि Z1 और Z2 दोनों बराबर हो हर एक क्वेश्चन में। तो माय डियर फ्रेंड, अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी इनलेट पर एंड आउटलेट पर, दैट मींस C1 और C2 आप देख रहे हैं कि दोनों डिफरेंट है, अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, क्या आप वहां पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो फिर आपको वहां पर C1 स्क्वायर बाई 2 एंड C2 स्क्वायर बाई 2 दोनों लिखना पड़ेगा, आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। उसी तरह अगर Z1 और Z2 क्वेश्चन में गिवन है और बराबर नहीं है, तो आपको GZ1 एंड GZ2 वाला टर्म भी लिखना पड़ेगा, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तीसरा चीज, अगर हीट ट्रांसफर भी वहां पर जीरो ना हो, हीट ट्रांसफर कुछ हो रहा हो, तो आपको हीट ट्रांसफर भी लिखना पड़ेगा। उस केस में माय डियर फ्रेंड, आप डायरेक्ट इस SFE का जो बेसिक फॉर्मूला है आप उसको यूज करेंगे, ठीक है, और वहां से आपको WT मिल जाएगा। आप उसी इक्वेशन में WCV के जगह पर क्या पुट करेंगे, WT पुट करेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे, आपका वर्क ट्रांसफर निकल जाएगा।
ओके, ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे? जहां पर C1 C2 बराबर होगा, क्योंकि हम लोगों ने एजम्पशंस लिया है ना जी, हम लोगों ने एज्यूम किया है। जहां पर C1 C2 बराबर होगा, जहां पर Z1 Z2 बराबर होगा और जहां पर हीट ट्रांसफर जीरो होगा, इंसुलेटेड होगा, वहां पर आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, अब इस चीज को देखिए, ये जो फॉर्मूला आया है, इसका भी मतलब समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है? इसका मतलब समझते हैं माय डियर, ध्यान देंगे। ये आपका टरबाइन है, हम लोग बस इस फॉर्मूला का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है? ध्यान देंगे आप, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप क्या देख रहे हैं कि ये टरबाइन है, यहाँ से हमें वर्क मिल रहा है। तो ये वर्क हमें कैसे मिलेगा, इस चीज को समझिए। 1 पॉइंट पर जो हमारा फ्लूइड है, वो इंटर कर रहा है एंड 2 पॉइंट पर हमारा फ्लूइड आउट हो रहा है। तो फ्लूइड 1 पॉइंट पे इंटर कर रहा है, दैट मीन्स उसका कुछ स्पेसिफिक इंथैल्पी होगा, H1। फ्लूइड के पास अपना कुछ एनर्जी होगा, ठीक है, H1 बोल दिए उसे। और 2 पॉइंट पे फ्लूइड बाहर निकल रहा है, उसके पास भी कुछ एनर्जी होगा, कुछ रिमेनिंग एनर्जी होगा H2। अब देखिए, और आप उसी टाइम देख रहे हैं कि हमको टरबाइन हम लोगों को क्या किया, वर्क सप्लाई किया। माय डियर, ये वर्क सप्लाई कैसे हुआ होगा? तो उसका स्पेसिफिक इंथैल्पी यानी उसका एनर्जी, फ्लूइड का एनर्जी डिक्रीज हुआ होगा, उसी एनर्जी से वर्क सप्लाई किया होगा ये। इसका मतलब क्या है कि H2 डिक्रीज हो गया होगा, H2 डिक्रीज हो गया होगा ना जी, ठीक है। मान लीजिए कि H1 का वैल्यू 1000 है और फिर आपने देखा कि H2 यहाँ पर जो है, जब वो बाहर निकल रहा है तो उसके पास उस टाइम सिर्फ 400 का एनर्जी है। तो आप क्या देखेंगे कि सर ये 600 कहाँ गया? तो माय डियर, वही 600 का उसने वर्क सप्लाई दे दिया, वही 600 का उसने वर्क सप्लाई दे दिया। और ये कब होगा? जब ये चारों एजम्पशंस वहां पर लिया गया होगा। यानी मैं आपको इस इक्वेशन का मतलब समझा रहा हूं, ठीक है? क्योंकि ये स्टेडी फ्लो डिवाइस है, इसका मतलब क्या है माय डियर? एनर्जी इंटरिंग इज इक्वल टू एनर्जी लीविंग। एनर्जी कितना इंटर कर रहा है यहाँ पर? सिर्फ H1, H1 सिर्फ इंटर कर रहा है टरबाइन के अंदर, H1 बराबर एनर्जी लीविंग। कितना एनर्जी टरबाइन से लीव कर रहा है? तो आप देख रहे हैं कि H2 लीव कर रहा है और साथ में WT भी लीव कर रहा है। सेम इक्वेशन आ गया यहाँ पर, देखिए सेम आया था ना जी, सेम यहाँ पर मिल गया आपको। WT इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? H1 माइनस H2। तो ये बस मैं आपको साइड से बता रहा हूँ, ठीक है, बस समझने के लिए कि ऐसा कब होगा। ऐसा आप कब लिखेंगे? जब वहां पर C1 C2 Z1 Z2 नहीं दिया होगा, दैट मीन्स इक्वल होगा वो, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, वो कैंसल आउट हो जाएगा और फिर हीट ट्रांसफर भी वहां पर जीरो होगा। तब आप इस तरह यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी कंफ्यूज होने में रहने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन में बस देखिए, कोई भी अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो आप वहां पर देखिए उस क्वेश्चन में, अगर वेलोसिटी वहां पर सेम है या वेलोसिटी के बारे में बात नहीं किया, बहुत ही अच्छा। जेड के बारे में भी बात नहीं कर रहा है या दिया हुआ है तो दोनों सेम है, ओके, ये भी बहुत अच्छा। और हीट ट्रांसफर भी जीरो बोल दिया है, इंसुलेटेड बोल दिया है। आप वहां पर आंख बंद करके इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, H1 माइनस H2 कर देंगे, वही टरबाइन वर्क हो जाएगा। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में आपको C1 C2 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो, Z1 Z2 डिफरेंट वैल्यू हो, हीट ट्रांसफर भी दिया हुआ हो, या कोई भी दो तीनों में से एक आपको दिया हुआ हो, तो आप वहां पर इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते हैं। आप वहां पर इस SFEE का बेसिक इक्वेशन यूज कर लेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये था माय डियर टरबाइन। टरबाइन के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कंप्रेसर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कंप्रेसर के केस में भी देखिए सेम एजम्पशंस रहेगा माय डियर, सेम एजम्पशंस कंप्रेसर के केस में भी हम लोग लेके चलेंगे। थर्ड पॉइंट, थर्ड एप्लीकेशन जो है, दैट इज कंप्रेसर। थर्ड एप्लीकेशन इज कम। तो कंप्रेसर के केस में भी हम लोग क्या करेंगे, सेम एजम्पशंस लेंगे और सेम प्रोसेस रहेगा।
assumptions. फर्स्ट assumptions क्या था माय डियर? इंसुलेटेड, इंसुलेटेड. सेकेंड assumptions क्या था? स्टेडी फ्लो. यहाँ भी आपको 4 assumptions लेना पड़ेगा. थर्ड assumptions आप लेंगे कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी चेंज को नेग्लेक्ट कर देते हैं. नेग्लेक्ट काइनेटिक एनर्जी चेंजेस. एंड फोर्थ assumptions इज नेग्लेक्ट पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस. ओके, सेम assumptions यहाँ पर भी लिया जाएगा. अब देखिए यहाँ पर कंप्रेशर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं. दिस इज योर कंप्रेशर. यहाँ से फ्लूइड इंटर करेगा. दिस इज सेक्शन 1. और यहाँ से लीव कर रहा है. दिस इज सेक्शन 2. सेम आपका डेटम लाइन यहाँ पर है. डेटम लाइन. और यहाँ पर जो एग्जिट का जो हाइट है या पोटेंशियल हेड है वो Z2 और 1 का पोटेंशियल हेड Z1. कंप्रेसर को आपने क्या किया है? इंसुलेट कर दिया है. इससे क्या होगा? हीट ट्रांसफर नहीं होगा. दिस इज योर कंप्रेशन. अब देखिए, क्योंकि ये कंप्रेसर है माय डियर, ठीक है, तो कंप्रेसर में आप जानते हैं कि आपको वर्क सप्लाई करना पड़ता है, यानी ये वर्क कंज्यूम करेगा. कंप्रेसर आपको वर्क सप्लाई नहीं करेगा, यहाँ पर आपको वर्क देना पड़ेगा, वर्क सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है. तो आपको यहाँ पर WC ये कंज्यूम कर रहा है. 1 पॉइंट पर जो फ्लूइड इंटर कर रहा है उसका स्पेसिफिक एंथैल्पी H1, वेलोसिटी C1. 2 पॉइंट पर जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है उसका स्पेसिफिक एंथैल्पी H2 एंड वेलोसिटी C2. ओके, चलिए सेम हम लोग SFE अप्लाई करते हैं. सब कुछ वही रहेगा माय डियर, तो वहां यहाँ थोड़ा सा जल्दी हम लोग कर लेते हैं. अप्लाइंग SFE, तो क्या हो जाएगा? देखिए, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस WCV. ये आपका SFE है. तो ये हम लोगों ने अप्लाई यहाँ पर कर दिया. अब यहाँ से देखिए 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे. इंसुलेटेड है, दैट मीन्स ये Q का वैल्यू 0 हो जाएगा. आपने एजम्पशंस लिया है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज को नेग्लेक्ट करेंगे, तो C1 स्क्वायर बाई 2 एंड C2 स्क्वायर बाई 2 कैंसल आउट हो जाएगा. GZ1 GZ2 भी कैंसल आउट हो जाएगा. तो आपका इक्वेशन क्या बचेगा ये देखिए. H1 इज इक्वल टू H2 प्लस WCV है माय डियर. कंट्रोल वॉल्यूम में जो वर्क ट्रांसफर हो रहा होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है. तो टरबाइन के केस में हमें वर्क मिल रहा था, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा था, तो वो पॉजिटिव था. बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो निगेटिव होता है. तो आपको यहाँ पर निगेटिव लेना पड़ेगा. दैट मीन्स माइनस WC. तो यहाँ से देखिए आपका रिजल्ट क्या मिलेगा. H1 इज इक्वल टू H2 माइनस WC. यहाँ से WC इज इक्वल टू क्या मिलेगा? H2 माइनस H1. टरबाइन के केस में हमें क्या मिला था? याद कीजिए, H1 माइनस H2 मिला था, क्योंकि वहां पर H1 ज्यादा था, ठीक है. लेकिन यहाँ पर क्या होगा माय डियर, आप खुद सोच के देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. इस इक्वेशन का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान देंगे. ये आपका कंप्रेसर है माय डियर. यहाँ पर 1 पॉइंट पे इन किया, 2 पॉइंट पे लीव कर रहा है. यहाँ पर इंथैल्पी H1, यहाँ पर इंथैल्पी H2, और यहाँ पर वर्क सप्लाई किया गया WC. अब देखिए, मान लीजिए कि H1 का वैल्यू 100 है, 100 है, और आप जो यहाँ पर वर्क सप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ अमाउंट तो आप सप्लाई कर रहे होंगे.
मान लीजिए कि आपने 40 अमाउंट सप्लाई किया, तो माय डियर उस फ्लूइड के पास पहले से ही 100 अमाउंट एनर्जी था, ऊपर से आपने 40 सप्लाई कर दिया, तो फाइनल एंथैल्पी क्या होगा? 140 होगा ना। यानी कंप्रेसर के केस में माय डियर फ्लूइड का एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे H2 माइनस H1 लिख रहे हैं। और टरबाइन के केस में फ्लूइड का एनर्जी डिक्रीज कर जाता है, मतलब वहां पर एनर्जी मैक्सिमम कहाँ था? 1 पॉइंट पे। इसीलिए हम लोगों ने H1 माइनस H2 लिखा था। तो ये याद करने का तरीका है। अब देखिए, तो यहाँ पर भी सेम चीज, चूंकि ये एसटीडी फ्लो डिवाइस है, तो यहाँ पर भी सेम चीज होगा माय डियर। एनर्जी इंटरिंग इज इक्वल टू एनर्जी लिविंग। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। एनर्जी इंटरिंग इज इक्वल टू एनर्जी लिविंग। तो कितना एनर्जी इंटर कर रहा है कंप्रेसर में? देखिए, H1 इंटर कर रहा है प्लस WC भी इंटर कर रहा है, इज इक्वल टू एनर्जी लिविंग कितना है? H2। देखिए माय डियर, WC इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? H2 माइनस H1। यानी ये रिजल्ट इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर भी 4 एजम्पशंस कंसीडर किया गया है, तभी ये पॉसिबल है। आपने ये चारों चीज एज्यूम किया है, तभी तो ये रिजल्ट मिला माय डियर। अब फिर वही चीज यहाँ पर जो टरबाइन के केस में मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में C1 C2 डिफरेंट होगा, Z1 Z2 डिफरेंट होगा, और हीट ट्रांसफर का वैल्यू 0 नहीं दिया रहेगा, ठीक है, या इन तीनों में से कोई भी एक चीज हो रहा है, मान लीजिए कि Z1 Z2 सेम है बट C1 C2 डिफरेंट है, तो उस टाइम भी आप क्या करेंगे? ये बेसिक इक्वेशन जो है आप इसी को आप वहां पर लिखेंगे, इसी को यूज करेंगे, ठीक है। वहां पर आप H2 माइनस H1 मत कर दीजिएगा, क्योंकि H2 माइनस H1 कब मिल रहा है? जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी चेंज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी चेंज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और हीट ट्रांसफर को जीरो कर रहे हैं, तब हमें ये मिल रहा है। तो प्लीज इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, तो फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए, तो कंप्रेसर भी हो गया। अभी तक हम लोगों ने एसएफई का एप्लीकेशन में 3 देख चुके हैं हम लोग। फर्स्ट हम लोगों ने देखा नोजल एंड डिफ्यूजर, फिर हम लोगों ने देखा टरबाइन, एंड थर्ड वन इज कंप्रेसर। अब हम लोग लास्ट एप्लीकेशन यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसे हम लोग कहते हैं थ्रॉटलिंग भाल्व। आइए, काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग भाल्व, या सिर्फ थ्रॉटलिंग आप लिख सकते हैं, ठीक है, में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, थ्रॉटलिंग भाल्व, आप इसे सिंपली थ्रॉटलिंग भी बोल सकते हैं। तो देखिए, थ्रॉटलिंग भाल्व, थ्रॉटलिंग में किस टाइप का फ्लो होता है? तो थ्रॉटलिंग में माय डियर रेस्ट्रिक्टेड फ्लो होता है। रेस्ट्रिक्टेड फ्लो यानी फ्लो रेस्ट्रिक्टेड होता है, फ्लो फ्रीली नहीं होता है, ठीक है, फ्लो वहां पर फ्रीली नहीं होता है। तो फ्रीली फ्लो नहीं होता, इसका क्या मतलब है? तो आप पहले इसका एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। तो मैं आपको पहले एग्जाम्पल समझा रहा हूं, तो फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, थ्रॉटलिंग का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, किस टाइप के फ्लो को हम लोग थ्रॉटलिंग कहेंगे, ये चीज आप ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्लो थ्रू ए फ्लो थ्रू ए partially opened valve, partially opened valve। अब देखिए माय डियर फ्रेंड, क्या मैं लिख रहा हूं यहाँ पे? फ्लो थ्रू ए पार्शियली ओपेंड valve। मान लीजिए, मान लीजिए कि एक पाइप है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए पाइप, ओके, और यहाँ पर फ्लो हो रहा था, यहाँ पर फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर भाल्व लगा हुआ है, बट भाल्व क्या है? भाल्व को आपने पार्शियली ओपन किया है, पूरा ओपन नहीं हुआ है, भाल्व पार्शियली ओपन है, ठीक है। तो आप देखिए, फ्लो यहाँ तो यहाँ तक हो रहा था, पूरे एरिया में फ्लो हो रहा था, बट जहां पर भाल्व है, वहां पर आप देखिए, वहां फ्लो जो है
वो रेस्ट्रिक्टेड है, आपने फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, रोकना चाह रहे थे आप फ्लो को। अब फ्लो यहाँ पर देखिए सिर्फ इस एरिया से फ्लो होगा, अब सिर्फ इस एरिया से फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट इस सेक्शन से थोड़ा पहले तक एरिया ऑफ फ्लो पूरा है, यानी पूरे एरिया ऑफ फ्लो आपका ये है। लेकिन जैसे ही भाल्व पार्शियली ओपेंड है, थोड़ा सा भाल्व को खोला गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एरिया ऑफ फ्लो डिक्रीज हो गया है। दैट मीन्स ये रेस्ट्रिक्टेड फ्लो है, आपने फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो ये थ्रॉटलिंग का एग्जाम्पल होगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में माय डियर थ्रॉटलिंग करके नहीं बोला जाएगा। तो ये एग्जाम्पल देख के आपको समझना है कि यहाँ पर किस टाइप का फ्लो हो रहा होगा। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पार्शियली ओपेंड वाल्व है और वहां पर फ्लो हो रहा है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर फ्लो को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, और जैसे ही फ्लो रेस्ट्रिक्ट हुआ है वो थ्रॉटलिंग कहलाता है। ओके, चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल, फ्लो थ्रू ए ऑरिफिस। फ्लो थ्रू ए ऑरिफिस, किसी ऑरिफिस से फ्लो हो रहा है। अब यहां पर देखिए, ऑरिफिस से फ्लो हो रहा है। ऑरिफिस आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। ये मान लीजिए आपका टैंक है, दिस इज योर टैंक, और इस टैंक में ये फ्लूइड है, मान लीजिए वाटर है इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये वाटर है, और यहाँ पर आपने क्या किया, इस टैंक के साइड में आपने एक छोटा सा होल क्रिएट कर दिया। इसी होल को क्या कहते हैं, स्मॉल होल को हम लोग ऑरिफिस कहते हैं। इसी स्मॉल होल को हम लोग ऑरिफिस कहते हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा कि इसी होल से फ्लो होगा। अब यहाँ से वाटर का फ्लो होगा, वाटर का फ्लो होगा। तो ये फ्लो किस टाइप का होगा माय डियर, रेस्ट्रिक्टेड फ्लो है, ठीक है। आपने बस एक स्मॉल होल किया और उसी स्मॉल होल से वाटर फ्लो कर रहा है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो इसी अगर क्वेश्चन में ये भी दिया रहा कि किसी ऑरिफिस से फ्लो हो रहा है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग का एग्जांपल। अब देखिए तीसरा, थर्ड पॉइंट, थर्ड एग्जांपल, फ्लो थ्रू ए फ्लो थ्रू ए पोरस प्लग। फ्लो थ्रू ए पोरस प्लग। अब यहाँ पर देखिए पोरस प्लग क्या होता है माय डियर। पोरस प्लग से जो फ्लो होता है वो भी रेस्ट्रिक्टेड फ्लो होता है, दैट मीन्स थ्रॉटलिंग कहेंगे उसे, ठीक है। तो देखिए पोरस प्लग किस टाइप का होता है, ये आपका पोरस प्लग है, ठीक है। और इसमें स्मॉल होल होता है, स्मॉल होल, बहुत ही छोटा छोटा छिद्र होता है इसमें, आप होल बोलेंगे, ठीक है। और इसी स्मॉल होल से फ्लूइड का फ्लो होता है माय डियर, इसी स्मॉल होल से फ्लूइड का फ्लो होता है, ठीक है। यहाँ से फ्लूइड इंटर करेगा और फिर यहाँ से लीव करता है, ठीक है। और ये फ्लो किसमें से होकर जाता है, तो ये जो आप स्मॉल होल देख रहे हैं ना, ये जो स्मॉल होल है, इसी स्मॉल होल से फ्लो होता है। अब आप खुद सोचिए कि स्मॉल होल से होते हुए फ्लो हो रहा है, तो ये कैसा फ्लो होगा, रेस्ट्रिक्टेड फ्लो होगा। यहाँ पर फ्लो धीरे, यहाँ पर फ्लो जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया गया है। स्मॉल होल है, ठीक है, उसमें फ्लूइड आया तुरंत बाहर निकल गया, ठीक है, बहुत ही छोटा होल है। तो ये एग्जाम्पल भी किसका एग्जाम्पल होगा, थ्रॉटलिंग का एग्जाम्पल होगा। अगर किसी क्वेश्चन में पोरस प्लग के बारे में बात किया जा रहा है, तो आप समझ जाएंगे वहां पर कि ये थ्रॉटलिंग आएगा। आज समझ में आ गया, ओके। चलिए, तो थ्रॉटलिंग क्या होता है ये आपको समझ में आ गया कि ये रेस्ट्रिक्टेड फ्लो होता है, जहां पर फ्लो रेस्ट्रिक्ट किया गया होगा, दैट मीन्स वो थ्रॉटलिंग हो रहा है, थ्रॉटलिंग डिवाइस है वो, ठीक है, थ्रॉटलिंग भाल्व के जैसा वो काम करता है। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ठीक है। अब हम लोग पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, थ्रॉटलिंग भाल्व का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं। और प्लीज आप यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है माय डियर,
फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नो हीट ट्रांसफर। नो हीट ट्रांसफर। अगर थ्रॉटलिंग कहीं पर हो रहा है, थ्रॉटलिंग का एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, कहीं पर रेस्ट्रिक्टेड फ्लो है, ठीक है, वहां पर हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे, कैसे हीट ट्रांसफर नहीं होगा, इस चीज को समझाइए। आइए समझते हैं। अभी मैंने आपको पोरस प्लग का जो फिगर दिखाया है, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि स्मॉल होल होता है, छोटा छोटा होल होता है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे ही फ्लूइड इसमें इंटर करेगा, जैसे ही फ्लूइड इस स्मॉल होल में इंटर करेगा, ये तुरंत बाहर निकल जाता है, तुरंत इंटर किया बाहर निकल गया, क्योंकि इसका थिकनेस बहुत कम होता है, ठीक है। तो क्या हीट ट्रांसफर होगा? हीट ट्रांसफर होने के लिए, हीट ट्रांसफर होने के लिए माय डियर, वहां पर एनफ टाइम होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में टाइम अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो हीट ट्रांसफर होगा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही फ्लूइड इंटर किया तुरंत बाहर निकल जाता है, तो टाइम यहाँ पर कम है। जो टाइम, जो फ्लूइड इस डिवाइस में टाइम दे रहा है, फ्लूइड के द्वारा इस डिवाइस में जो टाइम स्पेंड किया जा रहा है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लूइड इस डिवाइस में बहुत ही कम देर के लिए जा रहा है, बहुत ही कम देर के लिए वहां पर उस डिवाइस में इंटर कर रहा है, फिर निकल जा रहा है। तो उतने कम टाइम में क्या हीट ट्रांसफर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हीट ट्रांसफर होने के लिए एनफ टाइम होना चाहिए, तभी तो हीट ट्रांसफर दो चीज के बीच में हो पाएगा। इसीलिए माय डियर, यहाँ पर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो जब भी थ्रॉटलिंग आप देखें, ये एजम्पशंस नहीं है, याद रखिए, ये मैं आपको एजम्पशंस नहीं बता रहा हूँ। थ्रॉटलिंग है तो ये हमेशा हीट ट्रांसफर जीरो होगा। किसी भी क्वेश्चन में थ्रॉटलिंग बोल के हीट ट्रांसफर का वैल्यू दिया हुआ नहीं रहेगा। पिछले केसेस में, पिछले एप्लीकेशंस में हम लोग एज्यूम कर रहे थे, तो वहां पर है कि वहां पर आपको हीट ट्रांसफर दे देगा, दे सकता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हीट ट्रांसफर जीरो है तो है, यहाँ पर हमेशा हीट ट्रांसफर जीरो होगा, ठीक है। ओके। So time consuming in this device by the fluid is very less, so there will be no heat transfer in the throttling device. तो ये चीज आपको याद रखना होगा। तो चलिए मैं आपको पॉइंट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। The time spent by the fluid particles, spent by the fluid particles in this device, in this device is very less. टाइम बहुत ही कम देर स्पेंड कर रहा है वो डिवाइस में, very less, so there will be no heat transfer. So there will be no heat transfer. So there will be no heat transfer. ओके, चलिए, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स, नो वर्क ट्रांसफर। नो वर्क ट्रांसफर। अब यहाँ पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो वर्क ट्रांसफर, यहाँ पर वर्क ट्रांसफर भी नहीं होगा, यहाँ पर वर्क ट्रांसफर भी नहीं होगा माय डियर। अब इस चीज को आप समझिए। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने टरबाइन के केस में देखा था, टरबाइन, ठीक है, याद कीजिए। तो टरबाइन के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि टरबाइन में एक्सपेंशन होता है। आप जानते हैं कि टरबाइन में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, फ्लूइड का एक्सपेंशन होगा, मतलब वहां पर प्रेशर डिक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीज करेगा। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, प्रेशर डिक्रीज करता है। और आपने क्या देखा कि वहां पर हमें वर्क ट्रांसफर मिला, वहां पर हमें वर्क ट्रांसफर मिला। का मतलब है माय डियर कि जिस डिवाइस में प्रेशर डिक्रीज कर रहा होगा, अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा, तो वहां पर हमें वर्क मिलता है। जिस डिवाइस में
एक्सपेंशन हो रहा होगा, फ्लूइड एक्सपेंड कर रहा होगा, तो वहां पर वर्क मिलना चाहिए। ये आप कंक्लूजन निकालेंगे यहां से कि सर टरबाइन में एक्सपेंशन हो रहा था तो वहां पर तो वर्क मिला। थ्रॉटलिंग में क्या होता है पता है? थ्रॉटलिंग जो होता है माय डियर, थ्रॉटलिंग, ये जो थ्रॉटलिंग है, ये भी इसमें भी एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन। थ्रॉटलिंग जब भी होगा माय डियर, वो एक्सपेंशन के डायरेक्शन में होता है। मतलब जिधर प्रेशर डिक्रीज करता है उसी डायरेक्शन में थ्रॉटलिंग होता है। ओके, थ्रॉटलिंग अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर। जिस डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा माय डियर, उसी डायरेक्शन में थ्रॉटलिंग होता है। इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि थ्रॉटलिंग जो है, यहाँ पर भी एक्सपेंशन होता है। ठीक है, थ्रॉटलिंग कहीं पे भी दिया हुआ है या एग्जाम्पल दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि थ्रॉटलिंग हो रहा है। इसका मतलब है माय डियर कि वहां भी एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन के डायरेक्शन में ही थ्रॉटलिंग होता है। मतलब जिधर प्रेशर डिक्रीज करेगा उसी डायरेक्शन में थ्रॉटलिंग होगा, प्रेशर डिक्रीज करता है। अब आप बोलेंगे कि सर टरबाइन के केस में तो एक्सपेंशन हो रहा था, मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वर्क मिला। तो थ्रॉटलिंग में भी तो एक्सपेंशन हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो यहां भी तो वर्क मिलना चाहिए, यहां पर भी वर्क मिलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल माय डियर, बिल्कुल वर्क तो मिलना चाहिए। वर्क मिलता भी है, यहाँ पर वर्क मिलता भी है। बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये रेस्ट्रिक्टेड फ्लो है, यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा काम करता है। आप पोरस प्लग में देख लीजिए ना, स्मॉल स्मॉल होल किया गया है, ठीक है, और उसी स्मॉल होल से फ्लो हो रहा है, रेस्ट्रिक्टेड फ्लो है, तो फ्रिक्शन तो बहुत काम करेगा ना जी यहाँ पर। और फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो वर्क तो हमें यहाँ मिलता है, बट वो सारा वर्क एनर्जी लॉस में खत्म हो जाता है, फ्रिक्शन के कारण खत्म हो जाता है। ठीक है, का मतलब हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी वर्क ट्रांसफर हमें यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर नो वर्क ट्रांसफर बोलेंगे। तो नो वर्क ट्रांसफर बोलेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल वर्क मिलता ही नहीं है। वर्क तो मिलता है माय डियर, बट सारा खत्म हो जाता है, हमें कुछ नहीं मिलता है। तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, तो आप डायरेक्ट जैसे बोलेंगे कि सर वर्क ट्रांसफर नहीं होता है, तो आपसे पूछा जाएगा ना कि वर्क ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, तो क्या एक्चुअली में वहां पर वर्क कुछ मिलता है? ठीक है, थ्रॉटलिंग एक्सपेंशन एक्सपेंशन डिवाइस है, ठीक है, वहां पर एक्सपेंशन होता है तो वर्क तो मिलना चाहिए हमें। तब आप बोलेंगे कि बिल्कुल सर वर्क तो मिलता है, बट सारा वर्क फ्रिक्शन में लॉस्ट हो जाता है, फ्रिक्शन में खत्म हो जाता है, तो सभी एनर्जी लॉस में चला जाता है, तो हमें कुछ भी वर्क नहीं मिलता। बात समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे इस पॉइंट को। ये पॉइंट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सिंस थ्रॉटलिंग अकर्स, थ्रॉटलिंग एन एक्सपेंशन प्रोसेस, ये एक्सपेंशन प्रोसेस है, ठीक है, इज एन एक्सपेंशन प्रोसेस, इट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर, डिक्रीजिंग प्रेशर। तो देयर इज ए चांस, तो वहां पे एक चांस है, देयर इज ए चांस टू गेट वर्क, टू गेट वर्क, वहां पे वर्क मिलने का चांस है। बट बट ड्यू टू हाई फ्रिक्शन, ड्यू टू हाई फ्रिक्शन, all all work will get lost, will get lost, will get lost to overcome losses,
ओवरकम लॉसेस, लॉसेस को ओवरकम करने के लिए सभी वर्क खत्म हो जाता है। Hence, hence work transfer is zero in the case of throttling. In थ्रॉटलिंग, ये आप ध्यान में रखेंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, आई होप कि मैंने आपका कंफ्यूजन दूर किया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को अगर आप इसको डीप में पढ़ेंगे ना, तो आपको पहला चीज दिमाग में यही आएगा कि टरबाइन में तो एक्सपेंशन हो रहा था तो वहां में वर्क मिला। थ्रॉटलिंग भी एक्सपेंशन है, ठीक है, थ्रॉटलिंग में भी एक्सपेंशन होता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा कि प्रेशर डिक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर प्रेशर डिक्रीज कैसे करेगा, प्रेशर डिक्रीज कैसे करेगा, आप ये सोच रहे होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरह भी सोच सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि थ्रॉटलिंग के केस में प्रेशर डिक्रीज कैसे करेगा। अभी अभी बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा। जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ध्यान देंगे आप, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये एक्सपेंशन है, प्रेशर डिक्रीज करता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि सर थ्रॉटलिंग के केस में प्रेशर डिक्रीज कैसे करता है, ये आप समझाइए। आइए आइए समझाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माय डियर, मेरा कोशिश ये रहेगा कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर किया जाए। यहाँ पर मैं आपको साइड में बता रहा हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए पाइप है माय डियर, दिस इज योर पाइप, यहाँ से फ्लो हो रहा है। ओके, फिर मैंने क्या बताया आपको कि एक पार्शियली ओपेंड वाल्व है, एक पार्शियली ओपेंड वाल्व है, यहाँ तक वाल्व को आपने क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्लो कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। अब फ्लो सिर्फ इतना दूर से होगा। ठीक है, ओके, दिस इज, ये मान लीजिए सेक्शन 2 है यहाँ पर, ये मान आप यहाँ पर सेक्शन कोई मान लीजिए 1, यहाँ पर आप सेक्शन मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1। इस 1 पॉइंट पर देखिए, ये पूरा एरिया ऑफ फ्लो है, इस पूरे एरिया से फ्लो हो रहा है। लेकिन 2 सेक्शन पर जाके क्या हुआ, एरिया ऑफ फ्लो डिक्रीज हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लो A1 जो है वो ज्यादा है, A2 क्या है माय डियर, A2 कम है। ये तो आप देख पा रहे हैं, A2 लेस देन A1। अब आप फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा होगा माय डियर फ्लूइड मैकेनिक्स में। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार जैसे ही थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स ही शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में आपने क्या देखा, तो ये होता है A1 V1 इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, दैट मीन्स लिक्विड के लिए इक्वेशन क्या होता है, A1 V1 बराबर A2 V2। यहाँ पर भी क्या है, वेलोसिटी है। अब देखिए, अब आप खुद देखिए, A2 कम है माय डियर, ये A2 वैल्यू कम है, A1 ज्यादा है, बट दोनों टर्म बराबर होना चाहिए। तो A1 जब कम है, सॉरी A1 जब ज्यादा है माय डियर, तो V1 वहां पर क्या होगा, कम होगा। A2 कम है, यहाँ पर एरिया घटा हुआ है 2 सेक्शन पर, तो वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तभी तो दोनों टर्म बराबर होगा आपस में। इसका मतलब है कि यहाँ से आप बोलेंगे कि सर V2 ज्यादा होगा V1 से। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 सेक्शन पर एरिया घटा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा। ये भी आप बोल सकते हैं। कैसे, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, A इंटू भी बराबर कॉन्स्टेंट, A इंटू भी बराबर कॉन्स्टेंट, यानी भी प्रोपोर्शनल टू 1/A। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ से भी देख लीजिए, अगर एरिया, अगर एरिया माय डियर कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, अगर एरिया यहाँ पर ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो V2 क्या होगा, ज्यादा हो गया। V2 यानी 2 सेक्शन पर जहां पर वाल्व आपने पार्शियली ओपेंड किया है, वहां पर जो फ्लूइड निकल रहा है V2 वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू V1। ये तो आपको पता चल गया कि 2 सेक्शन पर वेलोसिटी ज्यादा है। अब देखिए, हमें बट चाहिए प्रेशर। प्रेशर यहाँ पर कितना होगा, मान लीजिए 1 सेक्शन पर प्रेशर P1 है और 2 सेक्शन पर प्रेशर P2 है। अब हमें प्रेशर देखना है कि प्रेशर यहाँ पर क्या हो रहा होगा। तो माय डियर, प्रेशर और वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, बर्नौलीज इक्वेशन के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा है कि प्रेशर और वेलोसिटी का रिलेशन होता है।
उसी के हेल्प से हम लोग प्रेशर के बारे में फाइंड करें। जब एरिया मालूम होगा तो कंटिन्यूटी के हेल्प से वेलोसिटी फाइंड करेंगे, और फिर जब वेलोसिटी हमें मालूम चल गया तो प्रेशर हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बर्नौली के हेल्प से। तो बर्नौली क्या है देखिए, P1 बाई रो प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z इज इक्वल टू कांस्टेंट। P1 बाय रो जी, सॉरी, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2Z प्लस Z इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? अब यहां पर देखिए, अब यहां से हम लोग आसानी से उसको प्रेशर निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम लोग प्रेशर देखेंगे, आइए देखते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन क्या है? P1 बाय रो जी प्लस, सॉरी यहाँ पे 1 मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट लिखे हैं। क्या, ठीक है, आइए देखिए, एक सेकेंड। तो यहाँ पे Z1 लिख दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 बाय रो जी प्लस P2 स्क्वायर बाई 2Z प्लस Z2। मतलब बर्नौली इक्वेशन का क्या कहना है कि P बाय रो जी प्लस V स्क्वायर बाई 2Z प्लस Z, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। बर्नौली में आपने क्या पढ़ा है कि टोटल एनर्जी जो है किसी भी फ्लूइड के फ्लो में, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये कांस्टेंट रहेगा, तो इसका वैल्यू 1 पॉइंट पे एंड 2 पॉइंट पे दोनों सेम होना चाहिए। 1 सेक्शन जो आप देख रहे हैं, 2 सेक्शन जो आप देख रहे हैं, दोनों जगह ये वैल्यू सेम होना चाहिए, तो ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 1 एंड 2 का हाइट सेम है, तो आप Z1 और Z2 को कैंसिल कर दीजिए। आप देख रहे हैं कि क्या मिला? P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2Z इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2, ये मिलेगा हमें। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर समझना है, अभी आपने क्या देखा कि V2 का वैल्यू क्या है? ज्यादा है, यानी ये टर्म जो है माय डियर, ये टर्म ज्यादा है। गिवन का वैल्यू कम है, तो ये टर्म क्या होगा? कम होगा। बट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेम होना चाहिए, तो आप खुद बोलेंगे कि सर V1 स्क्वायर बाई 2Z कम है, इसका मतलब है कि ये P1 बाय रो जी ज्यादा होगा, और P2 बाय रो जी क्या होगा? कम होगा। बोलेंगे ना जी, तब ना दोनों टर्म बराबर होगा आपस में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो आप क्या देख रहे हैं माय डियर? P1 बाय रो जी आपने बोला ज्यादा होगा एज कंपेयर टू P2 बाय रो जी। का क्या मतलब है? इसका मतलब है माय डियर कि 1 पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू P2। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखा कि 1 पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है, 2 पॉइंट पे प्रेशर कम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रेशर घट रहा है, और प्रेशर घटने का क्या मतलब है? एक्सपेंशन प्रोसेस। प्रेशर कब घटता है माय डियर? जब एक्सपैंड करेगा, एक्सपेंशन होगा तभी तो प्रेशर घटेगा। अगर कहीं कंप्रेशन हो रहा होगा तो प्रेशर तो इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ प्रेशर आप देख रहे हैं कि घट रहा है, इसका मतलब क्या है? एक्सपेंशन है। और ये फिगर किसका था माय डियर? ये फिगर थ्रॉटलिंग का एग्जाम्पल है। आप क्या देख रहे हैं कि थ्रॉटलिंग जो है ये एक्सपेंशन प्रोसेस होता है माय डियर। इसमें फ्लूइड एक्सपैंड करता है, मतलब प्रेशर घटेगा वहां पर, और थ्रॉटलिंग हमेशा जिस डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज कर रहा है उसी डायरेक्शन में थ्रॉटलिंग होता है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया कि थ्रॉटलिंग एक्सपेंशन, थ्रॉटलिंग का मतलब एक्सपेंशन क्यों है। ठीक है, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था? सेकंड करेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? थर्ड करेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। आइए देखते हैं थर्ड करेक्टरिस्टिक्स।
ये तो बस समझने के लिए था माय डियर, ये मैंने आपको बस समझने के लिए बताया था इस साइड में, राइट साइड में, ठीक है? अब हम लोग तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। आपने क्या देखा यहाँ पर कि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और उसी फ्रिक्शन के कारण हमें जो वर्क मिलने वाला था, वो वर्क सभी डिक्रीज़ हो गया और हमें कुछ भी नहीं मिला, 0 वर्क मिला, ठीक है? हमें कुछ मिलेगा तब ना जी, हमारे तक पहुँचेगा तब ना। वर्क तो वो दिया बेचारा, ठीक है? वर्क वहाँ पर कुछ जनरेट हुआ, लेकिन अभी हमारे तक पहुँचा नहीं है। हमारे तक पहुँचने से पहले ही फ्रिक्शन के कारण वो सारा वर्क खत्म हो गया। हम क्या बोलेंगे कि 0 वर्क ट्रांसफर हुआ है। अब आइए, तो चूँकि फ्रिक्शन के कारण सभी एनर्जी का लॉस हो गया है, इसका मतलब ये कौन-सा प्रोसेस होगा? रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा? तो माय डियर फ्रिक्शन आ चुका है और जब फ्रिक्शन आएगा तो वो कौन-सा प्रोसेस कहलाएगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। यानी थ्रॉटलिंग इज़ एन काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। थ्रॉटलिंग इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल ओके, चलिए बहुत ही अच्छा। अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, वो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ा-सा उसको डिराइव कर लेंगे। तो देखिए थ्रॉटलिंग जो होता है ये आइसेंथैल्पिक होता है। मतलब थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगा। फ्लूइड का जितना एंथैल्पी पहले होगा, उतना ही एंथैल्पी बाद में होगा। एंथैल्पी यहाँ पर कांस्टेंट होता है, इसीलिए थ्रॉटलिंग को आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कहा गया है। क्यों कहा गया है ये हम लोग देखेंगे, अभी बस देखेंगे। तो पहले मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ। थ्रॉटलिंग इज एन थ्रॉटलिंग इज एन आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। आइसेंथैल्पिक, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको बताया है, ये आपको याद रखना है थ्रॉटलिंग के बारे में। और थ्रॉटलिंग के बारे में जितना भी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया है, ठीक है? और जो भी कॉन्सेप्ट समझाया है, अगर इतना आप याद रखेंगे, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा, आप सभी क्वेश्चन्स को बना सकते हैं। और क्वेश्चन में डायरेक्ट थ्रॉटलिंग नहीं दिया रहेगा, नहीं बोला जाएगा, आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझना होगा, ठीक है? कि उसमें क्या बोला जा रहा है, उसी से आपको समझना है। कि अगर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फ्लो रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड फ्लो टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको तुरंत वहां पे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये थ्रॉटलिंग होगा, यहाँ पर थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगा। ओके, चलिए। तो यहाँ पर आपने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। सेकेंड, वर्क ट्रांसफर भी नहीं होगा। तीसरा, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है एंड फोर्थ, ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होगा, मतलब यहाँ पर एंथैल्पी कांस्टेंट होगा। कैसे, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। ये आपका पोरस प्लग है, ये स्मॉल होल है, इसमें फ्लूइड इंटर किया, फ्लूइड बाहर निकला। दिस सेक्शन इज 2, दिस सेक्शन इज 1, डेटम लाइन, दिस इज योर डेटम लाइन, ठीक है? यहाँ से ये आपका Z2, ये आपका Z1। अब आप क्या कीजिए, SFE अप्लाई कीजिए, अप्लाइंग SFE, अप्लाइंग SFE। 1 सेक्शन पर एंथैल्पी H1 है, वेलोसिटी C1 है, 2 सेक्शन पर एंथैल्पी H2, वेलोसिटी C। तो SFE क्या है? H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस ZZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस ZZ2 प्लस WC। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हीट ट्रांसफर यहाँ नहीं होता है तो जीरो, वर्क ट्रांसफर भी यहाँ पर जीरो होता है हमारे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Z1 और Z2 भी बराबर है, Z1 और Z2 बराबर है, दैट मीन्स GZ1 GZ2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग टर्म क्या है? H1 प्लस
C1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो वेलोसिटी होता है C1 और C2 ये भी लगभग बराबर होता है। क्यों बराबर होता है इस चीज को सोचिए। वन पॉइंट पे फ्लूइड इंटर कर रहा है, ठीक है, जैसे ही इंटर किया तुरंत बाहर निकल गया, मतलब बहुत कम टाइम उसमें वो स्पेंड कर रहा है उस डिवाइस में फ्लूइड के द्वारा कम टाइम वो कम टाइम के लिए उस फ्लूइड में इंटर कर रहा है। तो उस कम टाइम में वेलोसिटी में हल्का चेंजेस आता है, बहुत ही हल्का चेंजेस आता है। तो उस चेंजेस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे और ये एज्यूम कर लेंगे कि दोनों वेलोसिटी सेम है। तो वेलोसिटी यहाँ पर चेंज नहीं करता है, हल्का सा चेंज करेगा, ठीक है, तो हम लोग उसे सेम ही मान लेंगे। तो एच C1 और C2 दोनों सेम होगा, तो दैट मीन्स माय डियर क्या हो जाएगा, H1 बराबर H2। तो आपका रिमेनिंग टर्म क्या बच जाएगा, H1 बराबर H2। इसका क्या मतलब है, इंथैल्पी यहाँ पर कांस्टेंट है। सॉर्टिंग प्रोसेस में स्पेसिफिक इंथैल्पी कांस्टेंट होगा, और इंथैल्पी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, उसे हम लोग आइसेंथैल्पिक कहते हैं, आइसेंथैल्पिक। इसीलिए थ्रॉटलिंग को क्या कहा गया है कि थ्रॉटलिंग एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, वहां पर एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही आप देखेंगे कि कहीं पर एंथैल्पी कांस्टेंट है तो आप समझ जाएंगे कि दैट मीन्स वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर थ्रॉटलिंग हो रहा होगा। ओके, आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था एप्लीकेशंस ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस, ठीक है, और ये कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशंस पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हमें बस इतना पढ़ना था। तो अभी तक हम लोग एसटीडी फ्लो पढ़ रहे थे, एसटीडी फ्लो डिवाइस पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अनस्टीडी अनस्टीडी फ्लो देखेंगे, ठीक है। और फिर अनस्टीडी फ्लो कंप्लीट होने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे और आपका फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो जाएगा। यानी फर्स्ट लॉ में दो वीडियो और आने वाला है, ठीक है। एक वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अनस्टेडी फ्लो देखेंगे, ट्रांजिएंट फ्लो देखेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे और आपका फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग सेकेंड लॉ स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट समझ में आया होगा। जितना भी चीज मैंने आपको समझाया है, बताया है कि किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो सब कुछ आप ध्यान में रखेंगे तो फिर आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं। फिर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे तो वहां पर भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है, जो जो चीज मैंने आपको बताया है। तो माय डियर, आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग अनस्टडी फ्लो देखेंगे, ठीक है। जो लोग भी इस चैनल पर न्यू हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ओके। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।